आज हम अनदर प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या है। कल हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक थोड़ा सा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट इज कलेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है। कल हमने पढ़ा था इसमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की तरफ आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हमारे पास क्या है कि अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारे पास बराबर हो जाता है किसके, एक्सटर्नल प्रेशर की। वो एक्सटर्नल प्रेशर जिस तरह आप लोगों ने गैसेस के चैप्टर में पढ़ा था कि आपके पास प्रेशर कुकर में अगर हम इसको चेक करते हैं, ठीक है, तो प्रेशर कुकर का जो अंदर का इन्वायरमेंट होता है अबव द सॉल्यूशन, तो वो इसका एक्सटर्नल प्रेशर होगा। सिमिलरली या हम किसी ऐसे कंटेनर में बात करते हैं कि जिसका कांटेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ हो, तो जिस टेम्परेचर पे हमारे पास उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन की, जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, कि आपके पास कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स एक सॉल्यूशन में मौजूद है या उसकी कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है। तो हमें पता है कि किसी भी लिक्विड में अगर हम सॉल्यूट पार्टिकल्स डालते हैं तो इससे हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। अब उस सॉल्यूशन में अगर हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स नॉन वोलेटाइल डाले होंगे तो फिर क्या होगा। इफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर नॉन वोलेटाइल, then the solute particles are non-volatile, so the vapor pressure will be lower and the boiling point will be increased. वजह इसकी क्या थी, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं तो अगर वो सरफेस पे आ जाए, ठीक है, कुछ पार्टिकल सरफेस पे होंगे, कुछ आपके पास सोल्यूशन के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को एवापोरेट होने से रोकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी जगह है, वो वोलेटाइल नहीं है, जिसकी वजह से आपके पास उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो हमारे पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। और जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज इंक्रीज्ड एंड दिस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सल्यूट जो है या सोल्यूशन जो है, इट इज नोन एज अ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि हमारे पास जो चेंज, जो प्योर सॉल्वेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट और हमारे पास सोल्यूशन में उसका बॉइलिंग पॉइंट जो था, उसमें जो डिफरेंस आता है इसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहते हैं। क्योंकि जब हमारे पास पार्टिकल्स क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल होंगे, तो वो एवापोरेट होने से बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पार्टिकल्स को, सॉल्वेंट को एवापोरेट होने से बचाएंगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम होगा। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये सॉल्यूट पार्टिकल की नेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्या है कि लाइक वो सॉल्वेंट कितना वोलेटाइल है या कितना नॉन वोलेटाइल है। सिमिलरली कंसंट्रेशन, कि आपने ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट पार्टिकल्स डाले हैं कि कम अमाउंट में सॉल्यूट पार्टिकल्स डाले हैं, हमारा सॉल्यूट पार्टिकल्स की बॉन्डिंग के साथ या उनकी केमिकल नेचर के साथ कोई कंसर्न नहीं है। सिर्फ कंसर्न है किस चीज के साथ, कि वो अगर नॉन वोलेटाइल हुआ तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा।
अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि अभी हमने पढ़ा कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो डिपेंडेंट है अपॉन व्हाट, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन, अच्छा, वो हमारे पास डिपेंडेंट है सल्यूट पार्टिकल्स पे। ठीक है, तो सल्यूट पार्टिकल पे कोई चीज जब डिपेंडेंट होती है तो हम क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर केजी ऑफ अ सॉल्वेंट में बात कर रहे होते हैं, इस चीज को हम मोलेलिटी कहते हैं। ठीक है, मोलेलिटी आपके पास क्या है कि जो चेंज इन टेम्परेचर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी, एंड मोलेलिटी इज इक्वल टू mole of solute per kg of a solvent. ठीक है, so the change in temperature, that is delta TB, is equal to KB into M. KB हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हम एबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ये जो चेंज इन टेम्परेचर था ये हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है उससे। ठीक है, और वो एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो इफ मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज वन, मोलैलिटी सॉरी सॉरी मोलेलिटी अगर आपके पास वन के बराबर होगी तो चेंज इन टेम्परेचर आपके पास बराबर होगा एबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट के। एबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट को कहते हैं। ठीक है, अगर ये हमारे पास वन के बराबर नहीं होगा तो हमें पता है मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अ सॉल्वेंट। ठीक है, सो वेट ऑफ अ सॉल्वेंट कितने में है, केजी में है, तो केजी को हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज N2 डिवाइडेड बाय W1 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स। 1000 ग्राम्स में इसलिए क्योंकि 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। सो हमारे पास N2 जो है वो क्या हो जाएगा, और इसी तरह हमें पता है कि N2 नंबर ऑफ या मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पार्टिकल है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मास ऑफ दैट सल्यूट पार्टिकल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सल्यूट पार्टिकल। तो N2 की जगह पे हम W2 बाय M2 भी लिख सकते हैं। तो मोलेलिटी विल बी इक्वल टू W2 बाय M2 डिवाइडेड बाय W1 बाय 1000 ग्राम। तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे। सो m इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ठीक है, तो हमारे पास आ जाते हैं ये मोलेलिटी के वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर वाले इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा द चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ये हमारे पास क्या है, एक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, और ये रिलेटेड रिलेटेड है टुवर्ड्स द रॉल्स लॉ। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं, वेट को फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको केबी की वैल्यू दी गई हो, आपको चेंज इन टेम्परेचर दिया गया हो, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, तो आप कोई भी अननोन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, या आप सोल्यूशन का वैल्यू, सॉरी सोल्यूट पार्टिकल का मोलिकुलर मास फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप सोल्यूट पार्टिकल्स का वेट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, M2, इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेंगे, M2 को यहाँ पे ले जाएंगे और डेल्टा टी बी को हम यहाँ पे ले आएंगे। सो ये हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्या है, फार्मूला है, और इससे हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल फाइंड कर सकते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सिमिलरली हमारे पास क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इन सारी इक्वेशंस के थ्रू हम किसी भी अननोन कंपोनेंट का मास या वेट किसी भी सोल्यूशन में, डाइल्यूट सोल्यूशन में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसको एक ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस इंक्रीज इन टेम्परेचर आता है, अलोंग द वाई एक्सिस प्रेशर, वेपर प्रेशर आता है। जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट होता है, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, एक
क्योंकि उसमें कोई भी ऐसे कंपोनेंट नहीं है कि जो वेपर प्रेशर को कम कर ले। जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो आसानी से एवापोरेट होंगे, उसके पार्टिकल तोड़े तोड़े करके, और एक टेम्परेचर आएगा कि जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और इस पॉइंट पे हमारे पास ये जो सोल्यूशन है बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। ये वो पोजीशन है जिस पे हमारे पास टेम्परेचर T1 आता है। ठीक है। लेकिन अगर हम इसी सोल्यूशन में या इसी सॉल्वेंट में सल्यूट पार्टिकल्स डाल दें तो फिर हमारे पास क्या होगा कि उसका वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है। वेपर प्रेशर कम होने की वजह से हम उसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं थोड़ा सा नीचे। वजह इसकी क्या है? क्योंकि सल्यूट पार्टिकल्स नॉन वोलेटाइल होते हैं और वो वेपर प्रेशर उसकी वजह से बढ़ता नहीं है। तो जब वो हमारे पास बढ़ेगा नहीं तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट हायर टेम्परेचर पे हमें मिलेगा। तो हमारे पास क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स एवोपोरेट हो रहे हैं। किसके? ओनली सॉल्वेंट के। सल्यूट पार्टिकल्स उसमें हिस्सा नहीं ले रहे। ये बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, एक खास टेम्परेचर पे ये क्या कर लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है इसका वेपर प्रेशर, और ये जो सोल्यूशन है ये बॉइलिंग स्टार्ट कर लेता है। ठीक है। सो इसको हम T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं कि आपके पास द चेंज इन टेम्परेचर आया, और ये चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलेलिटी। और हम क्या कर लेते हैं कि अगर एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो टी बी की वैल्यू आपको दी गई होगी, मोलेलिटी की वैल्यू आपको दी गई होगी, और इस तरह से आप इसके रेशो को हम क्या कहते हैं? एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या एलिवेशन ऑफ, सॉरी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आता है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की बात कर ले। फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है? एनी टेम्परेचर एट विच द लिक्विड फेज कन्वर्ट इनटू द सॉलिड फेज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड एंड सॉलिड एग्जिस्ट इन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आपके पास वो टेम्परेचर कि जिसमें सॉलिड फेज, लिक्विड फेज जो है वो कन्वर्ट होता है सॉलिड फेज पे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। इस टेम्परेचर पे, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है इस पे हमारे पास क्या होता है कि जो लिक्विड फेज और सॉलिड फेज होते हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर को हम डायरेक्टली रिलेट करते हैं विद मोलेलिटी। मोलेलिटी क्यों? क्योंकि सल्यूट पार्टिकल पे फ्रीजिंग पॉइंट भी डिपेंडेंट है। तो डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ को हम कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं। अगेन हमारे पास क्या है कि मोलेलिटी इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय W1 डिवाइडेड बाय 1000 है, एंड N2 जो है इट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पार्टिकल है, दैट इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय M2। सो हम क्या कर लेते हैं? W2 डिवाइडेड बाय M2 डिवाइडेड बाय W1 डिवाइडेड बाय 1000, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। सो डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू M2। या हम क्या कर सकते हैं कि अगर मोलरिटी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूशन हम फाइंड करना चाहते हैं तो इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके हम लिख लेते हैं। इससे हम अगेन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है इससे हम क्या कर लेते हैं, डिप्रेशन से हम किसी भी अननोन मोलरिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब इसको, अच्छा, अब देखिए आपकी बुक में जो ग्राफ्स दिए गए हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की। पिछले में भी मैंने आपको मतलब वो दिखाया था कि किस तरह हमारे पास होता है। ठीक है। आप वो वाला ग्राफ भी बना सकते हैं और अपनी बुक वाला ग्राफ भी बना सकते हैं, दोनों हमारे पास ठीक है। अलोंग द एक्स एक्सिस हमने टेम्परेचर को प्लॉट किया होता है, अलोंग द वाई एक्सिस हमने वेपर प्रेशर को प्लॉट किया होता है।
ए और बी हमारे पास क्या है, ए और बी कर्व जो है इट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर एट पॉइंट पी नॉट के हमारे पास क्या कर लेते हैं, बॉइलिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम इसको क्या कर ले, इस पॉइंट को यहाँ टेम्परेचर से कनेक्ट कर ले और इस साइड पे हम प्रेशर से कनेक्ट कर ले, तो ये हमारे पास क्या होगा, पी नॉट प्रेशर होगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे सॉल्वेंट जो है वो बॉयल होना स्टार्ट कर लेता है। सी एंड डी ग्राफ जो है, कर्व जो है, ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारे पास कम होता है, किससे, सॉल्वेंट से, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स वोलेटाइल नहीं होते। तो हमारे पास ये क्या कर लेते हैं, ये एवापोरेट होना स्टार्ट करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन ये बॉयल किस पॉइंट पे होंगे, इस पॉइंट पे। ये देखिए हमारे पास ये कनेक्ट हो जाते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम 1 कंसिडर कर लेते हैं या इसको पी नॉट से रिप्रेजेंट कर ले, 1 atm या पी नॉट। ठीक है, सो एट दिस पॉइंट जी the solution will start boiling, and when we connected this point G to the temperature axis, so आपके पास क्या होगा, ये हायर होगा, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओरिजिन से हम जब राइट साइड पे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो हमारे पास क्या है, T1 that is the temperature of solvent, and T2 is the temperature of solution. So solution का जो टेम्परेचर था वो हायर था। इसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहते हैं, क्योंकि जब सोल्यूट पार्टिकल आपके पास ऐड हो गए उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब हम बात कर लेते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अगेन हमारे पास यहाँ पे जो अलोंग एक्स एक्सेस है टेम्परेचर को प्लॉट करते हैं, अलोंग द वाई एक्सेस हम वेपर प्रेशर को प्लॉट करते हैं। सो हमारे पास क्या आता है, इसमें कर्व्स जो है वो किस तरह होंगे। देखिए कोई भी कंपोनेंट, अभी मैंने आपसे कहा कि आप टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओ तो एक पॉइंट आएगा कि आपके पास सॉलिड लिक्विड फेज जो है वो सॉलिड फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर लेगा, और वो किस प्रेशर पे होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। हर सोल्यूशन का अपना स्पेसिफिक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हर सोल्यूशन का अपना स्पेसिफिक फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट पानी भी हो सकता है, एसिटिक एसिड भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकते हैं, बेंजीन भी हो सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जो कर्व ए और बी है ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डी और ई जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। सी और बी कर्व जो है, सी एंड बी कर्व, ये हमारे पास सब्लिमेशन कर्व ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या आता है कि ए और बी जो था ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था। हमने क्या किया कि जब इसका टेम्परेचर डाउन करने लगे तो डाउन होने के साथ साथ हमारे पास ये क्या हो रहा था कि इसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा था, और एक पॉइंट आया ये वाला पॉइंट कि जिस पे आपके पास वेपर प्रेशर बराबर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और इस पॉइंट पे हमारे पास जो सॉल्वेंट था वो क्या हो गया, फ्रीजिंग उसने स्टार्ट की। इसको अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर से मिला ले तो ये हमारे पास T1 है। अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास सोल्यूशन जो है उसका वेपर प्रेशर कम होता है, तो उसको हमने क्या किया, डी और ई से रिप्रेजेंट किया। तो डी और ई जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है। टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक पॉइंट आएगा कि वो इंटरसेक्ट कर लेगा सी और बी को। ठीक है, एट अ पॉइंट ई, किस चीज का, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है वो सी बी को इंटरसेक्ट कर लेगा एट अ पॉइंट बी, और ये पॉइंट जो है हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है। इसको अगर हम टेम्परेचर से मिला लेते तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, T2 आता है। तो देखिए
हमारे पास क्या हुआ कि जो प्योर सॉल्वेंट था उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था, लेकिन जो अनप्योर था, जिसका हमने सोल्यूशन बना लिया, उसमें हमने सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर लिए, उसकी वजह से आपके पास क्या आया, इतना चेंज इन टेम्परेचर आया। ये हमारे पास क्या थी, डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट हो गई। क्यों? क्योंकि आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज आ गया। तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू, दैट इज T1 माइनस T2, और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1 होगा। ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, टू ग्राफ्स है, दैट इज रिलेटेड टू द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज सेम फॉर ऑल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। लाइक आपके पास जितने भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होंगे, अगर आपने उसके लिए सोल्यूशन सेम लिया होगा, ठीक है। अच्छा। अच्छा, आपके पास जितने भी कंपोनेंट होंगे, अगर वो नॉन वोलेटाइल हो और सॉल्यूट सॉल्वेंट आपने सेम लिया हो, ठीक है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपके पास 1 kg से रिलेटेड जो है वो इक्वल होगा। लाइक पानी में अगर आप शुगर डाल दो, साल्ट डाल दो या यूरिया डाल दो, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आपके पास एक टेबल है कि अगर सॉल्वेंट वाटर हुआ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन अगर आपने उसमें नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डाल दिया, दैट इज शुगर, साल्ट, सो वाटर का क्या होगा, उसका केबी की वैल्यू 0.52 होगी, चाहे आप इन तीनों में से कोई भी डाल दे। ठीक है। फिर अगर आपने उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेक करना है, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मली 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन के एफ की वैल्यू आपके पास क्या होती है उसकी, अगर आप उसमें साल्ट डालो, शुगर डालो या यूरिया डालो, सबका सेम होगा, दैट विल बी 1.86। इसी तरह एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 118 होता है, लेकिन अगर आप इन तीनों में से कोई या कोई और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डाल दो, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इतनी होगी और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन उसमें ये होगी। ठीक है। मिथानॉल हो तो उसका ये आपके पास क्या है, मिथानॉल का, सॉरी इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ये वैल्यू आ रही है, और उसकी के बी वैल्यू 1.22 है, और इसकी के एफ वैल्यू क्या आएगी, 1.99 आएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, आज का लेक्चर था। नेक्स्ट एक टॉपिक रह गया है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। वो कल कर लेंगे या फिर किसी और टाइम में मैं आपके लिए कर लूंगी। ठीक है।